समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि शिवपाल जी हैं, वो माननीय सदस्य हैं, कई बार सदन में रहे हैं, उनको ये सब काम नहीं करना चाहिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। क्या बुलडोजर कहाँ चलता है? गरीबों पे चल रहा है, असहायों पे चल रहा है। तो पिछड़ों की लड़ाई अच्छी बात है। एक दिन हमने भी सुना कि वो कह रहे थे हम जाति जनगणना यदि उनमें इतनी हिम्मत हो खुल के सामने आए तो रंगदारी उन्होंने नहीं दिया। अधिकारियों को, कंपनी के लोगों को पीटा, एक बार नहीं दो बार। एक साजिश के तहत आरक्षण को खत्म करने का काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और लखनऊ में मौजूद हूँ। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा है, 2 दिन बीत चुके हैं और पहले ही दिन हम लोगों ने देखा कि अखिलेश यादव, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, इस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जातिगत जनगणना की तख्ती लिए हाथ में खुद दिखाई दिए। समाजवादी पार्टी लगातार इस पर बात कर रही है। हाल पिछले चुनाव के मैनिफेस्टो में भी ये बात कही गई थी कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो जातिगत जनगणना, कास्ट सेंसस कराई जाएगी। हम लोग देख रहे हैं कि बिहार में नीतीश और तेजस्वी की गठबंधन की सरकार है और बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो चुकी है। जातिगत जनगणना कितना बड़ा मुद्दा है और किन लोगों के लिए ये मुद्दा अहम है, उस पर कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है चैनल पर। धन्यवाद। क्यों ज़रूरी है जातिगत जनगणना? देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ 1931 के बाद इस देश में जाति आधारित जनगणना नहीं हो पाई। कुछ जातियों को हुई, लेकिन खासतौर से पिछड़े जातियों की जनगणना नहीं हो पाई। और जनगणना इसलिए भी आवश्यक है कि जब जनगणना होती है, एक रिकॉर्ड बनता है, तो हम उसके हिसाब से डेवलपमेंट की अपनी परियोजनाएं बनाते हैं। और ये सरकार बार बार दुहाई देने का काम कर रही है और जाति जनगणना कराने का काम नहीं कर रही है। हमारे समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातिगत जनगणना शुरू करेंगे। अभी आपने देखा बिहार में जो सरकार बनी है तेजस्वी यादव नीतीश जी के गठबंधन की सरकार, उसमें उन्होंने उस जातियों की जनगणना को शुरू करने का फैसला ले लिया। तो यदि आज समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो शायद यहाँ भी जनगणना काम शुरू हो जाता। किन जातियों को इससे फ़ायदा मिलेगा? पिछड़ी जातियों को सबसे बड़ा फ़ायदा मिलेगा। यदि गिन जाएंगे जिस दिन, हमने कहा ना कि इसमें 31 के बाद 2011 में एक बार कांग्रेस ने इसकी शुरुआत किया, लेकिन आंकड़ा नहीं दिखाया। तो समझ में नहीं आता है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस सरकार होती है, ये कौन सा ऐसा डर पैदा हो गया है कि हम बिछड़ी जात के लोगों को गणना नहीं कराएंगे। यदि गिन जाएंगे तो हमें पता हो जाएगा कि हमारी संख्या क्या है। हम उस हिसाब से समाजवादी पार्टी ये राय रखती है कि हम तो चाहते हैं सभी जातियों की गणना हो जाए, जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी मिलने का काम हो। क्या लगता है फिर किस बात का डर है? अब सरकार इतनी डरी हुई है, पिछड़ों के नाम पे वोट तो चाहती है, लेकिन उनकी जनगणना नहीं कराना चाहती। ये उनको बहुत बड़ा डर है, तभी तो ये। जबकि किसी भी डेवलपमेंट के लिए हमें आंकड़े नहीं होंगे तो हम कोई परियोजना बना नहीं सकते। हमें तो आंकड़ा आज जो देख रहे हैं, जिस तरीके से जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू, आज उसके आधार पे जो भी भर्तियां हो रही हैं, एक तो नौकरी है नहीं, लेकिन जो भी हो रही है, एक साजिश के तहत आरक्षण को ख़त्म करने का काम आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जा रहा है। आज सरकार बड़े पैमाने पर कर रही है। जो भर्तियां भी हो रही हैं उसमें पिछड़े दलितों के हक पर सीधे डकैती डालने का काम ही सरकार कर रही है। अभी देखा आपने 68,000 शिक्षकों की भर्तियाँ, आज तक जो उनका कोटा 49.5%, वही नहीं देने का काम सरकार किया है। तो सरकार पूरी तरह से पिछड़ों दलितों के साथ अत्याचार कर रही है। मोदी जी तो खुद कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूँ, ओबीसी हूँ, तेली हूँ, फिर क्या वजह है? वो प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं, अफसोस है। देखिए, जात धर्म से बात बनने वाली नहीं है। जब तक पिछड़ों दलितों के पक्ष में नीति बनाने वाले लोग, काम करने वाले लोग मजबूत नहीं होंगे तो केवल जात से समस्या का समाधान तो नहीं होता। यदि समाधान होता तो आज बड़े पैमाने पे पिछड़े जात के लोग भारतीय जनता पार्टी में जीत के गए, अनुसूचित जात के लोग बड़े पैमाने पे जीत के गए हैं। लेकिन जब से ये सरकार आई है
देश में प्रदेश में, तब से लगातार पिछड़े दलितों के खिलाफ फैसले हो रहे हैं। केवल पीछे से हाथ में थपथपा के लोग समर्थन करने का काम करते हैं। इस बार सदन में हम लोगों ने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी की बुलडोजर नीति है उस पर भी काफ़ी बातचीत समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के विधायकों ने रखी है। क्या है, क्या कहेंगे उसमें? अब देखिए, बुलडोजर चलाकर इन्होंने पूरे प्रदेश को बर्बाद किया। इनका बुलडोजर कहाँ चलता है? गरीबों पे चल रहा है, असहायों पे चल रहा है। बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। अभी आपने देखा जिस तरह से दीक्षित परिवार, माँ बेटी दोनों जल के मर गए। आपने देखा होगा, हम देख रहे थे, जो वीडियो जारी हुआ है उसको अर्धनग्न तक उस आदमी को कराया गया है। जिस तरह से प्रताड़ना की गई है, और बुलडोजर कुछ लोगों के ऊपर चला रहे हैं, माफियाओं के नाम पे कुछ लोगों के ऊपर चला रहे हैं। इन लोगों के ऊपर कुछ लोग चिन्हित लोग हैं, जो किसी जात धर्म विशेष के लोग हैं, जो कमज़ोर हैं, किसान हैं, गरीब, बड़े बड़े लोग हैं, माफिया हैं, जो ज़मीन कब्जा की है। अभी तक तो आप लोग ये आरोप लगा रहे थे कि कुछ चिन्हित लोग हैं, जाति विशेष लोगों पर बुलडोजर चल रहा है। अब तो ये दीक्षित परिवार था, ब्राह्मण परिवार था। नहीं, ठीक है, यह ब्राह्मण परिवार था, 50 साल से उस ज़मीन पे कब्जे में थे। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जो गरीब परिवार है, जो 50 साल से हम ज़मीन, सरकारी ज़मीन पे उनका कब्जा है, हम उनको सर्टिफिकेट देंगे, लिखा पढ़ी से उनके नाम से करने का काम कर। अब 50-60 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की आपने। आपने वादा भी किया था कि हम आपको उसका घिरौनी करके है, उसका हम सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन देने का काम नहीं कर रहे हैं। और उसको बड़े लोगों को लाभ देने के लिए, उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए उस ज़मीन को खाली करा के ज़बरदस्ती इस तरह की घटना होने का काम होगा। तो अभी इनकी मंशा साफ होती, यदि अपराधियों पे बुलडोजर चलाना चाहे, पूरे प्रदेश के अपराधियों की सूची जारी कर दें, एक एक करके कर दें, तो और गिने चुने 1-2-4 अपराधी रह गए इनके हिसाब से। तो रोज़ घटनाएं हो रही हैं। कहते हैं बार बार कि अपराधी जेल में है या तो प्रदेश के बाहर। तो कानून व्यवस्था कैसे खराब हो रही है? थर थर काँप रहे हैं अपराधी। हाँ, कैसे हत्या कौन कर रहा है? आपको भी पता होगा, अभी समझते, आम आदमी जानता है कि घटनाएं आज के समय में वही करेगा जिसको सरकार का शेल्टर होगा। अच्छा, आपने अभी उद्योगपतियों का जिक्र किया। अभी हाल ही में G20 समिट हुई, इन्वेस्टर समिट हुई, लखनऊ में हुई। इससे पहले भी 2 समिट हो चुकी हैं। इस बार काफ़ी बड़े बड़े उद्योगपति आए, अंबानी भी आए, लेकिन अडानी वहाँ से लापता दिखाई दिए इस बार। अब देखिए, जितने भी उद्योगपतियों को बुला लें, जहाँ ऐसे ऐसे बुलडोजर के नाम पे हत्याएं होंगी, जहाँ जहाँ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है, गुंडे माफिया मनमाने ढंग से रंगदारी वसूल रहे हैं, इनके ड्रीम प्रोजेक्ट के काम हो रहे हैं, जहाँ सीधे सीधे सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है जल जीवन मिशन। मैं आपको बताऊं सच्चाई कहानी, चंदौली जनपद एक ऐसा जनपद है कि जब कंपनियां ठेका ले ली, विभाग के लोग आए, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उनसे रंगदारी मांगना शुरू कर दिए। जब रंगदारी उन्होंने नहीं दिया तो अधिकारियों को, कंपनी के लोगों को पीटा, एक बार नहीं 2-2 बार पीटा, धमकी भी दिया, मुकदमे भी कायम हुए, छूट भी गए, जमानत पर आ गए। सब लोगों ने देखा, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा, बिल्ला, गाड़ी, घोड़ा सब कुछ रहा। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उनको विकास से कुछ लेना देना नहीं। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं। आज चंदौली जनपद में जल जीवन मिशन का काम बंद है। अच्छा, आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट समिट हुई, G20 की समिट हुई, तो योगी जी ने कहा कि उद्योगपतियों के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है सुरक्षा। हम सुरक्षा की जिम्मेदारी योगी सरकार लेगी, भाजपा सरकार लेगी। मैं वही कह रहा हूँ ना आपसे, चंदौली जनपद चले जाए, मैं चंदौली जनपद का उदाहरण ले वो लें। तो कह रहे हैं हम सुरक्षा दे रहे हैं। आप जाके देख लो। आप अभी 2-3 व्यापारियों की हत्या हुई है, बताओ, व्यापारियों की हत्याएं हो रही हैं। इन्वेस्टर समिट से कागज़ पे MOU होने से ज़मीन पे तो कहीं दिखाई नहीं दिया। 5 साल में सरकार बताए कि MOU के माध्यम से कितने लोगों को हमने रोजगार दिया, कितने उद्योग लगे, कहीं तो दिखाई देने का काम नहीं किया। केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो पिछड़ों का बहुत बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, डिप्टी CM है इस समय।
तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? जाति की जनगणना की बात तो फिर उनको भी करनी चाहिए। अब उनसे क्या उम्मीद रही? भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अभी तो केशव प्रसाद मौर्य जी बढ़िया समझ गए। अभी जब चुनाव 2017 के हो रहे थे तो आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यही कह के वोट मांगा था कि आप वोट दीजिए, हमारे विधायक जिताइए। अब प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हो गए। लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने का नंबर आया तो कहीं से कोई नाम भी नहीं था। अब जोगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तभी तो इनका उतना पता है। तो पिछड़ों की लड़ाई अच्छी बात है। एक दिन हमने भी सुना कि वो कह रहे थे हम जाति जनगणना के समर्थक हैं। यदि उनमें इतनी हिम्मत हो, खुल के सामने आए। ये किसी जाति पार्टी का मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा तबका है पिछड़ा समाज जो आज पीड़ित है। इस जनगणना से बहुत बड़ी उम्मीद लगा के बैठा है। तो हम लोग तो चाहेंगे कि वो भी इस लड़ाई में हम सबका साथ दें। जनगणना कराने का काम है। बिहार में जनगणना हो सकती तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती? अखिलेश जी कई बार केशव प्रसाद मौर्य को दावत दे चुके हैं कि आप 100 विधायक लेके आइए, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब वो सब माननीय नेताजी का विषय है, उसके बारे में वही बता सकते हैं। लेकिन उनके पास 100 विधायक लगता है। अब क्या है क्या नहीं उस बारे में हम लोग नहीं बता सकते। नहीं, कभी ऐसा होगा कि गठबंधन में सरकार बन जाएगी केशव प्रसाद मौर्य? ऐसे क्षण आए, बने बिगड़े हैं, लेकिन अब परिस्थितियाँ जैसा भी होगा तो ही बता सकते हैं। अभी पहले दिन जब विधानसभा सत्र का पहला दिन था तो समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों ने चौधरी चरण सिंह की मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि शिवपाल जी हैं, वो माननीय सदस्य हैं, कई बार सदन में रहे हैं, उनको ये सब काम नहीं करना चाहिए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। अब देखिए, हम परंपरा रही है समाजवादी पार्टी के लोग, नेताजी, माननीय नेताजी भी अब नहीं रहे, जब भी सत्ता में रहे, अब कभी विपक्ष में बैठे। जब सत्ता में रहे तो माननीय नेताजी ने विधानसभा में माननीय चौधरी साहब की मूर्ति लगाने का काम किया। और जब सत्ता में रहे तो हमेशा उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते थे, सम्मान करते थे। हम लोग जब ये सत्ता शासन में बैठे लोग नहीं सुनते थे। परंपरा जब भी हाउस चलता है हम लोग जाते हैं, उनके मूर्ति के पास बैठते हैं, धरना प्रदर्शन, प्रतिक्रियात्मक धरना प्रदर्शन होता है, हम अपनी बात कहते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। लेकिन जानबूझ के उस धरना प्रदर्शन को रोकने की साजिश के तहत वो योजना बनाई गई थी। हम सब लोग जा रहे थे, अपनी बात करने जा रहे, हमें अधिकार है अपनी बात करने का। हम लोगों को रोका उन्होंने, हम लोग वहीं बैठ गए। केशव जी कह रहे हैं कि शिवपाल जी को सद्बुद्धि दे भगवान। नहीं, केशव जी कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए कि लोकतंत्र में हमें आपको सबको जब सरकार नहीं सुनती। हम जा रहे थे धरने स्थल पर, अपनी बात कहने जा रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। तो अब इस तरह से तो बोलने की जिस तरह पाबंदी लगा रहे हैं कि सरकार चाहती कि हमारे खिलाफ कोई बोलने का काम न कर पाए, जिस तरह से जो बोल रहा है उसको तमाम ऐसे संसाधनों से, ईडी है, सीबीआई है, किसी न किसी मुकदमे में फंसा करके उनकी जुबान बंद कराना चाहते हैं। योगी जी तो बार बार कह रहे हैं ना कि सारी बातों पर चर्चा होगी, लेकिन आराम से होगी, आप लोग हंगामा ना करें। नहीं, हम अपनी बात कहना चाहते हैं। और जब हमारी बात नहीं सुनोगे, जब हमें लोकतंत्र में अधिकार है, तो हम अपनी बात तो मजबूती से करेंगे। ठीक। तो सभी मुद्दों पे बात हुई, बजट सत्र चल रहा है और किस तरीके से अभी 6 मार्च तक की तारीख है, कितने दिन सत्र चलता है, किस तरीके से चलता है, ये देखने वाली बात होगी। और बजट में किन लोगों को अहमियत दी जाती है ये भी देखना जरूरी है। जातिगत जनगणना पर चर्चा कितनी लंबी चलेगी, क्या सरकार इस मांग को मानेगी या नहीं मानेगी, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के नमस्कार।